नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक माथुर, इटर्नल हॉस्पिटल परिवार, चेयरमैन डॉक्टर समीर शर्मा, को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मंजू शर्मा की तरफ से आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर एस डी शर्मा जो कि डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में कार्यरत हैं, डॉक्टर रवि गुप्ता जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं और रीनल ट्रांसप्लांट इनका मेन फील्ड है, डॉक्टर संदीप लूनिया जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। जैसे जब यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों इकट्ठे हो गए तो आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे कि आज जो चर्चा हो रही है वो है किडनी एंड यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, क्योंकि एस डी शर्मा साहब को पीडियाट्रिशियन है और सीनियर पीडियाट्रिशियन है। जब भी किडनी की बात आती है तो एक आम आदमी यही मान के चलता है कि जो किडनी का फंक्शन है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तरीके से यूरिन बनाना है, जबकि हकीकत के अंदर जो किडनी के फंक्शंस होते हैं केवल यूरिन बनाना तो मेन है ही है, पर इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जिसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, चाहे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो या कई तरीके के हार्मोन से रिलेटेड बात हो, तो बेसिकली किडनी के फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो फाइनली जो डैमेज होता है वो किडनी पे ही होता है। किडनी के फंक्शन में चाहे फिल्ट्रेशन हो, चाहे रीअब्जॉर्प्शन हो, एक्सक्रीशन हो, पर हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो, चाहे ब्लड प्रेशर का मेटाबॉलिज्म की बात आती है या अपन हीमोग्लोबिन की बात करें, क्योंकि जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनके हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर एस डी शर्मा साहब से, क्योंकि किडनी की जब भी बात आती है बड़ों के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, तो अपन उसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में मान के चलते हैं, जिसके किडनी के ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से कोरिलेट करते हैं, पर बच्चों के अंदर किडनी की प्रॉब्लम्स अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा को पूछना चाहूंगा, ये जो किडनी के अंदर बच्चों के अंदर प्रेजेंटेशन किस तरीके से? देखिए, आपने पहले तो बहुत अच्छा सवाल किया है। जितने भी बच्चों की जो कंजेनाइटल जन्मजात जो विकार होते हैं इंट्रायूटेराइन, उनमें किडनी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम की जो विकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि करीब 20% जो अगर इंट्रायूटेराइन सोनोग्राफी करते हैं उनमें जो डिफेक्ट पाए जाते हैं उनमें से 20% से 30% डिफेक्ट तो केवल किडनी रिलेटेड एंड यूरोजेनाइटल रिलेटेड होते हैं। बहुत बड़ा पेशेंट का चंक है। और इनमें वो बीमारियां हैं जो कि अगर उनमें छोटी छोटी बीमारियां होती हैं माइनर, उनका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो उनमें एंड स्टेज रीनल फेलियर आगे जाके बच्चों में होने का खतरा रहता है बहुत बड़ा। एक तो मतलब जेनेटिक या कंजेनाइटल हो जी, और क्या क्या प्रॉब्लम? और देखिए, इसमें पहले तो ये बताएं कि कंजेनाइटल क्या क्या होती है। जैसे अपन नीचे से शुरू करें तो यूरेथ्रा, पेशाब की नली में आगे से रुकावट हो सकती है जन्मजात, इसको फिमोसिस कहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग जो पेशाब का रास्ता होता है वो जन्मजात छोटा हो सकता है, स्टेनोज हो सकता है। और एक इतनी सी बात है, इसमें पेशाब की धार बहुत स्लो आती है, बच्चा बहुत तेज धार से घर वाले के पेशाब धार बहुत पचली आती है, दूर जाती है। तो इसको अन्यथा नहीं लेके सीधा यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको कोई जन्मजात यूरेथ्रा का डिफेक्ट हो। इनके अलावा पेशाब की नली में अंदर भी वाल हो सकते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल या स्ट्रिक्चर्स जन्मजात। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो ये तो सारे एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं जो कि अपन यूरोलॉजी से डिस्कस करेंगे, पर जो बच्चों के अंदर किडनी की प्रॉब्लम्स या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन? देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ से अगर अपन लें तो शुरू से किडनी से ही लेंगे। सबसे पहले इसका काम है, किडनी का काम है यूरिन बनाना, जिसमें क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर जो शरीर के अपशिष्ट है उनको बाहर निकालना है। और जो काम की चीजें पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड, इनका बैलेंस, एसिड का है, उनको बैलेंस रखना। और वो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए। तो किडनी न केवल अपशिष्टों को बाहर निकालती है, कुछ काम की चीजें उनको अंदर भी रखती है शरीर के अंदर। साथ में फिल्ट्रेशन से रिलेटेड के अलावा एक हार्मोनल वर्क भी किडनी करती है, जिसमें जैसे विटामिन डी का है सिंथेसिस। तो विटामिन डी का चमड़ी में भी होता है और विटामिन डी का किडनी में भी जाके कोलेस्ट्रॉल जो अपना होता है हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल, विटामिन डी, वो किडनी में जाके बनता है। तो ये विटामिन डी की कमी किडनी की जरूरी है कि जब भी किडनी की प्रॉब्लम से अपन डिस्कस करेंगे तो जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो ये सारी चीजें किडनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है। अमूमन जब आपके पास बच्चे आते हैं, मैं दो तरीके की बात कर रहा हूँ, एक तो नियोनेट, बिल्कुल इन्फेंट नियोनेट, और एक थोड़े से बड़े। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते, तो जब आपके पास वो आते हैं तो क्या कॉमन चीजें पेशेंट जो उसके पेरेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करें कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो तुरंत आप
पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और फिर अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चा अगर छोटा है तो उसमें एक जैसे मैंने बताया पेशाब कैसा आ रहा है, धार ठीक आ रही है नहीं आ रही है, तिरछी तो नहीं जा रही, बारीक तो नहीं है, बच्चा का पेट फूलता तो नहीं है, नीचे का हिस्सा अगर ब्लड में रुकावट होगी तो पेशाब की थैली फूल जाएगी और बच्चा रोता है। एक्सेसिव क्राइंग यूनिट में छोटे बच्चे में बहुत रो रहा है और पेशाब बहुत रुक रुक के जा रहा है या बहुत देर में जाता है या पतली धार में जाता है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा पेट में दर्द, जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा तो ग्राइपिंग पेन्स होते हैं कई बार, ये तब होता है जबकि रुकावट हो, जैसे यूरेटर में रुकावट हो, पीयूजे ब्लॉक होता है, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है किडनी के बाद में जो यूरिन इकट्ठा होता है रीनल पेल्विस में, तो वो पेल्विस यूरेटर से जहाँ जुड़ती है वहाँ जन्मजात रुकावट काफी मात्रा में देखी गई है, उसमें किडनी फूल जाता है, उसके कैल्शियल सिस्टम वो फूलता है, उसके कारण जब स्ट्रेच पड़ता है बच्चे को तो पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टेंट क्राइंग बच्चे में होती है, पेट धीरे धीरे फूलता है जो बाद में पता लग पाता है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसका पता घर वालों को कई बार नहीं लग पाता, वो समझते हैं बच्चा वैसे ही रो रहा है, भूख से रो रहा है, गर्मी से रो रहा है या उसको कोई गिराई पा रहा है, लेकिन अगर बच्चा कांस्टेंट रो रहा है, पेट में दर्द का उनको आभास होता है तो उनको ये दिखाना चाहिए कि कहीं यूरोलॉजिस्ट को पीडियाट्रिशियन में दिखाएं, कोई जन्मजात किडनी की रुकावट या कोई फंक्शनल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई यूरेटर में रुकावट तो नहीं है। कई बार ये देखा गया कि ब्लैडर में रुकावट होती है और उसमें यूरिन उल्टा जब पेशाब करने लगता है तो बाहर में आके वो यूरेटस में ऊपर की ओर जाता है, उसको वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी है, इसमें बच्चों को बार बार जैसे बड़ा होगा घर वालों को पता भी नहीं लगेगा, तो यूरिन में इन्फेक्शन होने लगेगा, तेज बुखार होता है बच्चों को, मैंने देखा कितने केसेस में उनको जब पता लगता है सोनोग्राफी कराओ तब। मतलब तो आपके हिसाब से बच्चे का रोना, पेट में दर्द बताना, बुखार होना, तो इस समय अपन को केवल बाकी चीजें नहीं पर एक यूरिनरी प्रॉब्लम को भी बहुत जरूरी देखना पड़ेगा। डॉक्टर रवि, जब भी बात आती है तो पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चरली पूछना चाहूंगा कि जो यूरोजेनाइटल सिस्टम होता है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट होते हैं, फिर अपन एक एक के पार्ट की बात करेंगे कि उसमें किस तरीके से बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में शरीर में ईश्वर ने हमें दो गुर्दे दिए होते हैं, दोनों गुर्दे फ्लैंक साइड में सिचुएट होते हैं, राइट साइड में राइट गुर्दा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट गुर्दा होता है। गुर्दे का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरिन बनाना, तो यूरिन को नीचे लेके आने के लिए भी जो नलियां हैं उन्हें हम यूरेटर कहते हैं, वो दोनों किडनियों से यूरेटर निकलकर पेशाब की थैली, इसको हम यूरिन ब्लैडर कहते हैं, उसमें जाके यूरिन इकट्ठा होता है, और जब ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है तो हमें यूरिन की सेंसेशन आती है और फिर हम यूरिन के रास्ते से, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, वहां से यूरिन को पास करते हैं। मेल और फीमेल में बस इतना सा फर्क है कि मेल्स में यूरेथ्रा लंबी होती है, मेल्स में एज ए पेनिस, अदरवाइज जो फीमेल में यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होती है। ये इंटरनल एनाटॉमी ईश्वर ने हमें दी होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल एनोमली। तो जो कि आपका पहला सवाल था, अगर 3 या 4 चीजें जो डॉक्टर साहब ने बताई तो उसको मैं जिसमें ब्रीफ कर दूं आपको कि आपको बच्चे को लेके कब आना है हमारे पास डॉक्टर साहब के पास। अगर बच्चा एक्सेसिव यूरिन करते, पेट में एक्सेसिव क्राइंग है बच्चे की, दूसरा उसको यूरिन की धार, आपको लगता है कि धार बहुत ही बारीक धार है, या यूरिन करते वक्त बच्चा पेट में जोड़ लगाता है, रोता है, बच्चे की ग्रोथ अगर उसकी रिटार्डेड है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही, या उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस या रिकरेंट उसको फीवर आ रहा है, ये 4 चीजें हैं जो आपके लिए अलार्मिंग है, जिसमें आपको पीडियाट्रिशियन से या यूरोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर नूनिया, जैसे डॉक्टर रवि ने बताया कि ये 4 जो अलार्मिंग चीजें बताई, जिसमें पेन बताया, बर्निंग बताई, फीवर बताया या धार का प्रॉपर नहीं होना, पर बच्चों के अंदर एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है, अब मैं इन्फेंट से मैं थोड़े से बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो है बेड वेटिंग, बार बार यूरिन के लिए जाना, तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम रहती है इसमें? सर ज्यादातर बेड वेटिंग 2 कंडीशंस बोलते हैं, एक होता है प्राइमरी नोक्चुलल एन्यूरिसिस कि जिसमें बच्चा शुरू से ही बेड वेटिंग करता है, उसमें कभी भी ड्राई पीरियड ही नहीं आता कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वो कंटिन्यूसली बेड वेटिंग की प्रॉब्लम ही रहती है। एक होता है सेकेंडरी नोक्चुलल एन्यूरिसिस, उसमें बच्चा एक बार ड्राई पीरियड हो जाता है कि सपोज करिए 3 या 4 साल के बाद में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में वापस से उसमें बेड वेटिंग की शुरू हो जाती है। तो प्राइमरी नोक्चुलल एन्यूरिसिस यूजुअली 6 इयर्स तक हम लोग वेट करते हैं कि ये कॉमन सी हैबिट है, क्योंकि कई इसके पोटेंशियल कॉजेज आजकल मान रहे हैं कि यूजुअली डाइपर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो पहले ये होता था कि यूरिन करने से जो गीलापन जो बच्चे को फील होता था, तो उस गीलेपन के डर की वजह से उसकी आंखें खुलती थी। अब डाइपर्स इतने एक्सेसिव यूज होने लग गए, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो बच्चा हम कभी वेट फील ही नहीं करता।
तो इसीलिए धीमे धीमे से ये फेजेस डिले होती जा रही हैं कि यूजुअली 6 इयर्स तक हम उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ज्यादातर इसमें जो जितनी भी बातें होती हैं कि यूरिन को लेके वेटवेटिंग, इसमें कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी रहती है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी रहता है, या ये एक अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? सर एनाटॉमिकल भी है कि सपोज करिए ज्यादातर गर्ल्स में ज्यादा एनाटॉमिकल एनोमली मिलती है कि उसमें एक्टोपिक यूरेटर एक चीज होती है। मेल में यूजुअली एक्टोपिक यूरेटर कभी भी इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन फीमेल्स में जो एक्टोपिक यूरेटर होता है वो कंटिन्यूअसली इनकॉन्टिनेंस को प्रेजेंट करते हैं। इसको हमेशा ये डिफरेंशिएट करना होता है कि अगर एन्यूरिसिस है तो उसमें हमेशा डे टाइम ड्राई रहेगा कि बच्चा के अगर स्कूल में जाता है तो ठीक है, लेकिन सर नाइट में ये कपड़ों में यूरिन करता है, देन इट इज लेबल्ड एज नॉक्चुरल एन्यूरिसिस। लेकिन अगर इनकॉन्टिनेंस है तो वो कहेंगे सर हमेशा ही अंडरगारमेंट्स इसके गीले रहता है, देन वी शुड थिंक ऑफ इनकॉन्टिनेंस और सम एनोमलीज। रवि की जैसे बात, एक तो इनकॉन्टिनेंस की बात आ गई, एक बेड वेटिंग की, और कई बार बच्चे बार बार यूरिन के लिए जाते रहते हैं। एक उनका रहता है कि हर थोड़ी सी देर के अंदर यूरिन जाना कुछ भी, तो ये भी क्या कोई प्रेजेंटेशन होता है कि किसी बीमारी? फ्रीक्वेंसी का बढ़ना दो चीजों को इंडिकेट करता है। हमें ये बहुत इवैल्यूएट करना है कि बच्चे का उस समय मेंटल स्ट्रेस लेवल कितना है। केवल ही मेंटल स्ट्रेस लेवल की वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें अंदर कोई कॉन्जेनिटल एनोमली नहीं होती। तो हमें वो बहुत इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पेशेंट से हिस्ट्री, अगर पेशेंट बच्चा नहीं हिस्ट्री दे पा रहा तो उसके पेरेंट्स से हमें पूछना कि कोई स्ट्रेस लेवल अभी सडनली तो नहीं प्रेसिपिटेट हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ एनाटॉमिकल उसकी कुछ डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं कि कहीं कोई रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है, उसका ब्लैडर का बिहेवियर कैसा है। समटाइम बिकॉज ऑफ सम कॉन्जेनिटल न्यूरोजेनिक एनोमली ब्लैडर ओवर एक्टिव होते हैं, तो वो ओवर एक्टिविटी को हमें रूल आउट करना होता है। तो दो तरह की कॉजेज मैंने बताया आपको, फंक्शनल कॉज एंड नॉन फंक्शनल कॉज। तो प्रॉपर हिस्ट्री इवैल्यूएशन जरूरी है। तो अगर कोई भी आपको लगता है पेरेंट्स को कि बच्चा अनयूजुअली ज्यादा यूरिन पास कर रहा है, इन्फेक्शन उसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो अगर एब्नॉर्मल बिहेवियर किसी भी तरह का बच्चे को लगता है, पेरेंट नोटिस करते हैं कि वो 2-4-5 दिन सस्टेन कर रहा है, देन दे शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन और यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर शर्मा, जैसे जब भी बच्चों की बात आती है तो बच्चों की एक आदत होती है यूरिन को होल्ड करने की। कहीं भी जाना है तो कहीं तो बच्चे होते हैं बिल्कुल होल्ड करते रहते हैं, तो ये जो होल्डिंग की हैबिट होती है, इससे भी क्या कोई प्रॉब्लम्स किडनी के अंदर आ सकती हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जनरली तो बच्चे होल्ड नहीं करते हैं, लड़कियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है होल्ड करने की। आपने देखा होगा उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता अच्छा, कहीं बाथरूम से ही नहीं मिलता, तो दे ट्राई टू होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग। बड़ी यहाँ तक बच्चे क्या बड़े भी आपने देखा होगा लेडीज में प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम्स हर जगह नहीं मिल पाते, अवेलेबल नहीं होते, तो कोशिश करती है होल्ड करने की। होल्ड करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उनमें यूरिन का रिवर्स यूरेटर्स में जाने का डर रहता है। जैसे जैसे प्रेस करता है, जैसे ही सेंसेशन तो आने लगेंगे पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद कि मैं पेशाब जाऊं, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है या वो होल्ड कर रहा है बिल्कुल ही, तो पेशाब यूरेटर से रिफ्लक्स होने लगता है, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज्यादा देर होल्ड नहीं करना। और दूसरी बात दूसरी भी है, वाइस वर्सा भी, कई बच्चों का एनाटॉमिकली जैसे डॉक्टर रवि ने बताया, उनका ब्लैडर का साइज छोटा होता है, तो वो भी बार बार पेशाब जाते हैं, क्योंकि उनका जरा सा पेशाब इकट्ठा हुआ और उनको जो बटन है, जो हमारा सेंसेशन है, जो ब्रेन तक पहुंचता है, फटाफट पहुंच जाता है और वो बार बार जाते रहते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल जैसा होता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। आपने देखा होगा एग्जाम के दिनों में बच्चे टेंशन होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बाथरूम जाने की आदत होती है, लेकिन एनाटॉमिकली भी अगर उनका ब्लैडर छोटा है तो वो भी बार बार जाने की आदत होती है उनकी। तो ये इसमें बेड वेटिंग के चांस ज्यादा होते हैं, जिनका वॉल्यूम छोटा होता है या बार बार पेशाब जाते हैं दिन में, उनको फिर रात में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा पेशाब इकट्ठा हुआ और वो रात में बिस्तर में खुल जाएगा, तो रात में इनवॉलेंट्री वॉल्व खुल जाता है। तो दिन के टाइम पर जो बेड वेट करते हैं बच्चे, जो बिस्तर गीला करते हैं, उनमें दिन के टाइम पे तो होल्ड करें पेशाब जितना ज्यादा हो, उसको बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग, जिससे कि उसकी ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़े। और दूसरा रात के टाइम पे वो कम से कम होल्ड करें और पानी कम लें, डिनर जल्दी लें, क्योंकि खाना खाने के 3 घंटे बाद तक पेशाब ज्यादा बनता है, तो ऐसे में उनको डिनर जल्दी लें और फिर सोने तक पानी नहीं लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ट्रेनिंग का पार्ट है। और सोने से पहले अपने ब्लड को वेकेट कर लें, तो फिर वो चांस है कि यूरिन कम बनेगा और वो रात में बेड वेटिंग नहीं करेगा। हाँ, एक और कंडीशन होती है जिसमें भी वो सब कुछ किया फिर भी बेड वेटिंग हो रही है, उनमें हार्मोन होता है, ADH हार्मोन, वो कम सीक्रेट होता है रात को,
तो वो हार्मोन कम होने के कारण में वो होल्ड नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं हो पाता यूरिन, और थोड़ी देर में घंटे 2 घंटे में पेशाब एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है ब्लड में, वो बिस्तर में खुल जाता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको इवेल्युएट करना चाहिए हमें, और इवेल्युएट करके यूरोलॉजिस्ट को हम इवेल्युएशन के लिए भेजते हैं। अगर वो कंडीशन है उसमें फिर हम ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है और बहुत अच्यूट ट्रीटमेंट है, 3 महीने का कोर्स दिया जाता है हार्मोन का, वैसोप्रेसिन मेडिकली ठीक किया जा सकता है वो हार्मोन से। डॉक्टर रवि, जैसे जब भी कंप्लेंट्स की बात आती है, यूरिनरी प्रॉब्लम, अपन ने पेन की बात कर ली, बर्निंग की बात कर ली, बेड वेटिंग, इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, सारी हो गई, पर एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है प्रॉब्लम का, वो है हिमेचुरिया या यूरिन के अंदर ब्लड आना। बच्चों के अंदर क्या क्या कॉमन कारण मानते हो जिसकी वजह से एक बार प्रेजेंटेशन ऐसे हिमेचुरिया या यूरिन के अंदर ब्लड आना हो सकता है? बच्चों में हिमेचुरिया नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन फाइंडिंग नहीं है जो हम एडल्ट पेशेंट्स में देखते हैं, बट अगर हिमेचुरिया है तो डेफिनेटली पेशेंट्स को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज मान लें या न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से मान लें, आजकल हम बच्चों में भी स्टोन्स के केसेस बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, तो स्टोन होना एक बहुत कॉमन कारण है। तो अगर हिमेचुरिया है तो पेशेंट्स को इवैल्यूएट, बच्चों को इवैल्यूएट हमें करना चाहिए कुछ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म पे, जिसमें हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन वगैरह वो आपके यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन तय कर लेंगे। दूसरा कारण होता है किडनी की कुछ कॉन्जेनिटल कुछ बीमारी, मेडिकल बीमारियां जो जो होती हैं बच्चों में भी बहुत कॉमनली होती हैं आजकल, तो उसको भी इवैल्यूएट पीडियाट्रिशियन या फिर आजकल पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको एक प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं। तो देयर आर मेडिकल कॉजेज एंड देयर आर सर्जिकल कॉजेज। तो स्टोन्स जो है वो सर्जिकल कॉज का एक कारण है। वो ट्यूमर या ऐसे बच्चों के अंदर ट्यूमर किडनी के भी आजकल किडनी में भी कुछ कैंसर्स होते हैं जिनको विल्स ट्यूमर कहते हैं बच्चों में भी, और ऑल्दो उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट यस दे आर द प्रेजेंटिंग फीचर्स। तो ट्यूमर्स किडनी के प्लस किडनी में स्टोन्स एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी पेशेंट्स में हिमेचुरिया या ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। मतलब ब्लड अगर आता है तो उसको बे इमीडिएट एक्शन ब्लड के अंदर पॉलिप भी होता है, इसमें हिमेचुरिया होता है, दर्द नहीं होता। स्टोन में दर्द होगा, पेनलेस, पेनफुल अगर है हिमेचुरिया के साथ में पेन भी है तो स्टोन के चांस ज्यादा है, जैसा कि रवि साहब ने बताया। कई बार पेन नहीं होता, होते हैं घर वाले साहब पेन नहीं है तो कभी कभी ओकेजनली पॉलिप भी कंजेनिटल हो सकता है ब्लड में। So any hematuria of any kind, अगर यूरिन के अंदर आरबीसीज परसिस्ट कर रहे हैं, आरबीसीज को भी यूरिन में अगर 3 या 3 से ज्यादा पर हाई पावर फील्ड अगर आरबीसीज आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। जो हिमेचुरिया दिखता है आंखों से उसको हम ग्रॉस हिमेचुरिया। तो अगर माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया है, यूरिन में आ रहा है, या अगर जो ब्लड हमें दिख रहा है ग्रॉस हिमेचुरिया, तो हमें उसको इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो इना कोई सर्जिकल कॉज भी आपके एक बड़ा कॉमन सा है इस प्लेटफॉर्म पे, चुकंदर खाने की वजह से भी यूरिन में रेडिशनेस नोट होती है, बट उसके यूरिन में आरबीसी कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो अगर बच्चों ने अगर चुकंदर, लाल रंग और ब्लड में फर्क है, लाल रंग और ब्लड में फर्क है। अगर यूरिन सिंपल रूटीन के अंदर अगर आरबीसी नहीं आ रहे, 3 मतलब 1 या 2 आ रहे हैं, 3 से कम है, तो वो हिमेचुरिया नहीं है। हो सकता है कि वो लाल रंग हो बिकॉज ऑफ सम डाइटरी थिंग्स। तो हम वेट करके वी कैन इवैल्यूएट द थिंग्स, बट यस एनी ब्लड इन द यूरिन शुड बी इवैल्यूएटेड। डॉक्टर नोनिया, अब अपन स्ट्रक्चरली डिजीजेस की एक की बात करना चाहेंगे। पहली चीज तो कॉमन बच्चों के अंदर जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और मैं चाहे तो आप ऊपर से किडनी से शुरू करें या आप जो है यूरेथ्रा से या वहां से कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, एनाटॉमिकल या जिनको सर्जिकल रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है सर, पहले तो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मेनली सर ने बताया, रवि सर ने और डॉक्टर शर्मा सर ने, यूजुअली ये पेशेंट फीवर के साथ, रिकरेंट यूटीआई के साथ प्रेजेंट होता है। देन 1-2 कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद में जब पेशेंट रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं कि ठीक नहीं होते हैं, देन यूजुअली रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है पेशेंट का। तो मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज रेडियोलॉजिकली डायग्नोस्ड होते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत कम, मतलब टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती अपर ट्रैक्ट के लिए। लोअर ट्रैक्ट की प्रेजेंटेशन यूजुअली टिपिकल होती है। तो अगर अपर ट्रैक्ट की बात करें कि ब्लैडर और ब्लैडर से ऊपर वाले पार्ट की, तो किडनी के अंदर जैसे डुप्लीकेशन ऑफ किडनी होती है ना, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, यूरेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं। तो ये सब एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज अपर ट्रैक्ट की होती हैं और ये रेडियोलॉजिकली डायग्नोज होते हैं। बच्चे में प्रेजेंटेशन बहुत क्लासिकल नहीं मिलती। सिर्फ ये रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट एंटीबायोटिक के ट्रायल के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो देयर इज अ हाई सस्पिशन दैट पेशेंट मस्ट हैव सम अंडरलाइंग यूरोजेनिटल एनोमलीज।
बात आती है लोअर ट्रैक्ट की। तो लोअर ट्रैक्ट में अगर ब्लैडर, जैसे सर ने बताया कि अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल है, तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड में थिक वॉल्ड ब्लैडर आ जाएगा, रिकरेंट यूटीआई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी कि बार बार ब्रेक थ्रू यूटीआई हो रहा है बच्चों को, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन अक्सर फूला हुआ मिलेगा, और नॉक्टर्नल ज्यादा इनकॉन्टिनेंस होगी, क्योंकि डे टाइम में तो बच्चा यूजुअली यूरिन पास कर लेगा, नाइट टाइम में बच्चा इतना कॉन्शियस नहीं होता। तो अगर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग अगर ब्लैडर की है तो वो यूजुअली नाइट में मदर्स कहती रहती है हर 1 घंटे में यूरिन कराते हैं, फिर भी डॉक्टर साहब इसके कपड़ों में यूरिन हो जाता है, तो ये सजेस्ट करता है कि ब्लैडर का इवैक्यूएशन कंप्लीट नहीं है। फिर नीचे की बात आती है कि फाइमोसिस है, तो उसमें चमड़ी पीछे नहीं होती, यूजुअली मदर डायग्नोस करते हैं थिन स्ट्रीम के साथ, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिकरेंट यूटीआई करके प्रेजेंट होते हैं कि अगर मीटल स्टीनोसिस है, फाइमोसिस है, बार बार वो कहेंगे कि बच्चा कपड़ों के अंदर खुजलाता रहता है, क्योंकि यूरिन की ड्रॉप्स हैं उसमें बची रह जाती हैं जो कि बार बार बच्चे को यूटीआई करती हैं, जिसको बेलेनाइटिस या पोस्टाइटिस अपन बोलते हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक के कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बहुत बार ये होता है कि ये पेशेंट अक्सर फिजिशियन के पास जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव इवैल्यूएशन ना ही तो पेरेंट्स इच्छुक होते हैं और ना ही इतना टाइम हो पाता है, तो अक्सर ये 2 या 3 या 4-5 कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के बाद ये पेशेंट या तो प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को रेफर हो जाते हैं या फिर पेरेंट्स उसको छोड़ देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे में प्रेजेंटेशन बहुत क्लासिकल नहीं होती, फीवर, हिमेचूरिया, ये 2-3 प्रेजेंटेशन है जिससे माँ बाप बच्चे को लेके आता है, रेस्ट ऑफ द डिजीजेस आते हैं वो बहुत वीक सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली डॉक्टर रवि, जब एनाटॉमी की बात आई तो बच्चों को जब भी छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, पेरेंट्स को क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए जो वो देख सकते हैं? एक चीज उनको बड़ी वो रहती है कि वो होता है टेस्टिस को लेके, बड़ा लगता है कि साहब इसके तो जो आम भाषा के अंदर बताया जाता है कि साहब की अभी तो गोलियां तुमको दिख ही नहीं रही। तो टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर क्या क्या हो सकती हैं? और दूसरा, जैसे डॉक्टर नूनिया बता रहे थे, कई बार जो स्ट्रक्चर जो होता है जेनिटल ऑर्गन का, उसका साइज, उसकी जो यूरेथ्रल ओपनिंग की प्रॉब्लम्स, वो क्या क्या होती है? पेरेंट्स को बच्चों के ये तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, अंदर की तो नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है जो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, इन मेल चाइल्ड में उसको उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसका अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होती हैं, जो दोनों टेस्टिस का स्क्रोटम में होना जरूरी है। अगर एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है तो इवैल्यूएशन का वो that requires evaluation, that requires consultation from the pediatrician or a urologist, क्योंकि टेस्टिस बाय जन्म से पेट के अंदर इंट्राअब्डोमिनल ऑर्गन होती है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है पेट के अंदर वैसे वैसे वो डिसेंड करती है, और अगर टेस्टिस 1 साल तक डिसेंड नहीं करती टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, तो उसको इवैल्यूएशन और इसको नीचे लाने के लिए हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स को चाहिए कि दोनों की बच्चों के स्क्रोटम को एग्जामिन करें, अगर दोनों टेस्टिस हैं फेयर इनफ, अगर टेस्टिस नहीं है, एक टेस्टिस गायब है, दोनों गायब है, तो आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए। आफ्टर 1 ईयर आ जानी चाहिए। या इट शुड आइडियली तो वो बर्थ के समय आ जाती है, बट सम टाइम हम उसको अगर वेट करना चाहें तो 1 साल तक उसको वेट कर सकते हैं हम लोग। इंटरवेंशन 1 साल के बाद हम एडवाइस करते हैं। कई बार इस स्क्रोटम के अंदर कुछ स्वेलिंग्स होती है जिसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं या कॉन्जेनिटल हर्निया कहते हैं। वो एक तरह की रिड्यूसिबल स्वेलिंग भी होती है, कुछ इरिड्यूसिबल स्वेलिंग भी होती है। तो अगर टेस्टिस के अलावा आपको लगता है कि एक टेस्टिस एब्नॉर्मली ज्यादा फूली हुई है या उसके अराउंड कुछ पानी सा कुछ फ्लक्चुएशन फील हो रहा है, तो वो इट कुड बी कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील और इट कुड बी हर्निया। तो ये भी एक आपको इवैल्यूएशन का पार्ट है। तीसरी चीज, मेल चाइल्ड के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। यूरेथ्रल ओपनिंग पेनिस के नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। अगर नीचे है तो उसको हम लोग हाइपोस्पेडियास कहते हैं, व्हिच इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना। जो यूरेथ्रा बेसिकली पेनिस के 3 पार्ट होते हैं, तो यूरेथ्रा जो नीचे रन करती है वो उसका डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने की वजह से टिप पे ना खुलने की बजाय वो नीचे की तरफ खुलती है। सो इट कुड बी डिस्टल पेनाइल, मिड पेनाइल, प्रॉक्सिमल पेनाइल। तो वो यूरेथ्रा जो है, जो यूरिन है, वो टिप से ना आकर नीचे से आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्पेडियास। हाइपो मतलब नीचे, स्पेडियास मतलब पेनिस से रिलेटेड थिंग। सो अगर यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एपिस्पेडियास। तो इट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग जो हम लोग देखते हैं रूटीन, ये एग्जामिन करना है। फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो फीमेल में जैसे डॉक्टर नूनिया ने कहा कि अगर बच्चा 24 घंटे बेड वेट कर रहा है, 24 घंटे वो बिल्कुल फीमेल वेट है, तो उसमें एक्टोपिक यूरेटर होने के चांसेस होते हैं। समटाइम्स देयर इज वेजाइनल, हम लोग कहते हैं
वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन सी रहती है कंप्लीट वजाइनल सही नहीं किया सॉरी उसको वजाइनल सही नहीं किया तो ओपनिंग इज एब्सोल्युटली तो जो भी अंदर करेक्शंस होते हैं वो अंदर इन्फेक्शंस वगैरह कर सकते हैं तो वो भी पीडियाट्रिशियंस को मिलके हमें या फिर हमें यूरोलॉजिस्ट को मिलके उसके बारे में हमें बात करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले तो आप ही की गोद में आता है, बिल्कुल माँ बाप की गोद से पहले आपके पास आता है, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे डॉक्टर रवि ने बताया कि उस समय से ही ऑब्जर्वेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और समय पे जैसे किसी के ओपनिंग ही नहीं है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे ही बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन डिलीवरी हो, हमारा पीडियाट्रिशियन उसको ऑब्जर्व करता है। 5 तो ओपनिंग्स, नेचुरल ओपनिंग्स को देखते हैं हम लोग, नाक देखते हैं, कान देखते हैं, माउथ देखते हैं, रेक्टम में हैंगिंग ओपनिंग पूरी, और साथ में टेस्टिस देखते हैं। जनरली टेस्टिस 37 वीक 34 वीक्स के बाद नीचे आ जाते हैं, और बच्चा जब डिलीवरी होता है फुल टाइम उसमें दोनों टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में। कई बार जैसे डॉक्टर अभी बताए थे कि कई बार वो रिट्रैक्टेड रह गया, रास्ते में रह गया, इनवायरनल कैनाल में रह गया, और वो ऊपर रुका हुआ रह जाता है, तो वो हम वेट करते हैं 1 साल तक। पहले ज़्यादा वेट किया करते थे लोग, और अब मैंने देखा पिछले दशक में कि अब पहले 1.5 साल करते थे, अब तो 1 साल ही करते हैं जितना जल्दी हो, क्योंकि अगर टेस्टिज ऊपर रह गया तो उसमें चांस है कि गर्मी से उसमें खराबी आने का, उसका साइज नहीं बढ़ना, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैंने अभी देखा रिसेंटली, अभी भी कई बार 10-10 साल, 8-8 साल, 12-12 साल के बच्चों के टेस्टिस गड़बड़ नहीं देख पाते हैं। तो पेरेंट्स को, माँ को, खासतौर से माँ ज्यादा टच में रहती है, स्कूल जाती है तो नहलाती है, तो ये देखें कि बच्चा जनरली इन पार्ट्स को छूने नहीं देता, नहीं देखने देता है, तो ध्यान रखें कि टेस्टिस हैं कि नहीं है, दोनों उनको दिखना चाहिए। और दूसरा, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग में हाइड्रोसील भी होता है, हर्निया भी हो सकता है जन्मजात। हर्निया इसलिए जानना जरूरी है, हर्निया का ट्रीटमेंट इमीडिएट कराना चाहिए, तो वो स्ट्रेंगुलेट हो सकता है न्यूनेटल पीरियड में। हाइड्रोसील वी कैन वेट फॉर 1 ईयर, तो हाइड्रोसील कई बार रिड्यूसिबल होती है, अपना आप चले जाती है, लेकिन हर्निया अगर है तो हमें इमीडिएट एक्ट करना है। अनडिसेंडेड टेस्टिस है या रिट्रैक्टाइल है तो हमें उसे वेट कर सकते हैं 1 साल, 1.5 साल से पहले मैं संत और जाने के 1.5 साल से पहले नीचे ले आना चाहिए, जैसे कि वो खराब नहीं हो, डेवलपमेंट उसका ठीक रहे। और अगर बायलेटरल है तो बहुत जरूरी है लाना, क्योंकि नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ सकता है आगे जाके। कई घर वाले कहते हैं सब अंदर रह गया तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसको बुखार आएगा, सेप्टिसिमिया हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा, उसका टेस्टिस गर्मी से बढ़ता नहीं है साइज, तो उसका स्पर्मेटोजेनेसिस आगे जाके खराब हो जाएगा। और अगर छोड़ दे तो कैंसर बनने का डर रहता है। मैं जानता हूँ अगर आपने अनडिसेंडेड छोड़ दिया पेट में तो गर्मी से उसमें एक कैंसर बनने का डर है। जैसे कई बार एब्सेंट किडनी होती है, तो आपको लगता है कि किस एज पे एक बार तो एनालिसिस हो ही जाना चाहिए, क्योंकि लेट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको पता चला एक किडनी है और वो भी आप इन्फेक्शन लेके आए या किसी वजह से खराब लेके आए, और अगर एक किडनी शुरू में पता चल जाए तो अपन उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको बचाने के वो आप ज्यादा तरीके से रख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने किया कि मैं तो कहता हूँ कि आपने देखा हो तो आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीटल वेलबींग का सोनोग्राफी होती है, वो बहुत अति आवश्यक है। जैसे मैं बता रहा था शुरू में कि 20 से 30% जो ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं वहीं पे वो होते ही यूरोजेनिटल के, सारे जितने भी डिफेक्ट हैं हार्ट के, दूसरे ऑर्गन्स के, उनमें से 1/3 ऑलमोस्ट तो वो किडनी के, तो हमें देखना है। सोनोग्राफी तो अवश्य करानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करा पाए हैं, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट के टच में ही रहती है मदर, नहीं तो हमारे पास आती है, नहीं यूरोलॉजिस्ट के पास आती है। हाँ, जिनको पता लग जाता है वो फिर जरूर कंसल्ट करते हैं, पहले हमारे पास आते हैं, हम यूरोलॉजिस्ट के पास देखते हैं, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट कि भाई ये ऑलरेडी इसको डिफेक्ट है, किडनी में स्वेलिंग है, इसमें रुकावट है, पीयूजे ब्लॉक है, तो आगे जाके बर्थ के बाद हमें क्या करना है वो पहले से डिसाइड करते हैं। फिर किडनी फंक्शन इमीडिएटली टेस्ट करते हैं बर्थ होती कि यूरिया क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है, कोई अभी तक डिफेक्ट तो नहीं है। फिर वेट करते हैं कि कितना साइज है किडनी का, उनका कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि आपको भी सजग रहना चाहिए कि जब बच्चा पेट में हो तभी उसकी सोनोग्राफी करा के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, केवल कंजेनाइटल डिफेक्ट और नहीं पर यूरोलॉजिकल जो बता रहे हैं 20 से 30% तक भी हो सकते हैं, वो टाइमली अगर आप डिटेक्ट कर लेंगे तो इमीडिएट उसके सर्जिकल करेक्शंस ले सकते हैं। डॉक्टर अभी आप भी ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स आप सर्जरी के अंदर लगे हुए हैं, कितने छोटे बच्चे की सर्जरी आपने की है या आपके टाइम पे हुई
बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि इतने से बच्चे की वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी, ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट की 2 ही सर्जरी मानी जाती है, या तो स्टोन या प्रोस्टेट। एक एवरेज आदमी के दिमाग में 2 ही सर्जरियां होती हैं, वो जो कि मैक्सिमम आदमी सोचता है कि ये स्टोन हो गया सर्जरी होगी, या प्रोस्टेट एनलार्ज हो गई, जो कि एडल्ट्स के अंदर होती है। बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता। एनाटॉमिकल डिफेक्ट बाहर से दिखता हुआ भी समझ में आता है, कॉमन सर्जरी इतनी जल्दी एज में हो सकती है, कॉमन प्रॉब्लम। सर ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है, एंड आई थिंक यू शुड आल्सो नो अबाउट दिस थिंग। हम पहले मैं आपको सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हम जो बात कर रहे थे किडनी एब्सेंट, 1000 में से एक इंसान, जितनी भी बर्थ है 1000 में से एक इंसान एक किडनी से पैदा होता है, इट्स सो कॉमन। तो आपको इवैल्यूएशन करना जरूरी है, और अगर आपकी एक सिंगल किडनी है तो आपको उसके बारे में उसकी बचाने के लिए आपको रेगुलर चेकअप करने बहुत जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं इंटरवेंशन, हाउ सून वी कैन डू द इंटरवेंशन। आजकल जब हम इन यूट्रो, आजकल एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड एक बहुत कॉमन है, जो कि 3 मंथ 6 मंथ पे फीमेल्स कराती हैं। एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड से हम काफी बीमारियों को, बच्चों में होने वाली बीमारियों को पकड़ लेते हैं। आजकल वी हैव दिस फैसिलिटी कि अगर कोई पोस्टीरियर वॉल्व है तो हम उसको इन यूट्रो, मतलब बच्चा अभी मदर के पेट में है, तो भी वी हैव अ पीडियाट्रिक और वी कॉल द नियोनेटल और इन फीटल सिस्टोस्कोप, व्हिच इज अबाउट 1 mm उसका डायमीटर होता है। हम मदर के एब्डोमेन से बच्चे के एब्डोमेन में जाकर हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, और हम उस पोस्टीरियर वॉल्व को ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन डू इन यूट्रो। सो हाउ सून, इवन बच्चा अभी डिलीवर भी नहीं हुआ, मदर के वूम्ब में जाकर हम, सो वी हैव दैट cystoscope which we call fetal cystoscope, we can do that. अगर और नहीं, we can अगर उसका ब्लैडर पूरा डिस्टेंडेड है तो we can do a वेसाइकोस्टमी also. So there are intervention जो कि हम लोग, बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ मतलब तो भी कर सकते हैं। रही बात बच्चा डिलीवर हुआ, तो जो सबसे कॉमन जो एंटिटी है, जो which I have that myself, I have operated a kid of I would say he was 4 months old. He was 4 months, he had a PUJ obstruction. I have done myself a laparoscopic pyeloplasty on him. छोटे से मतलब बच्चे की वो भी लेप्रोस्कोपी के लिए 3 months से पहले हम सर्जिकल इंटरवेंशन एडवाइस नहीं करते। अगर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, जो किडनी का मुंह, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, किडनी का मुंह अगर बंद है, दैट इज कॉल्ड pelvic ureteric junction obstruction, so we can offer a pyeloplasty. So even I have seen doctors, my colleagues, 3 months के अंदर भी वो laparoscopic pyeloplasty करते हैं, मैंने 4 months में करी है, and the results are good. So intervention हम after 3 months of the age we can safely do. जो कई बार जैसे बात ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट में कि ओपनिंग ही अगर एब्सेंट है, तो बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो क्या उसको ओपनिंग भी बनाई जा सकती है क्या? यूरिथ्रल सर इमीडिएटली तो ये होता है कि अगर बच्चे की ओपनिंग बिल्कुल क्लोज्ड है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो टोटल बंद हो। ज्यादातर वो मीटल स्टेनोसिस होता है कि यूरिथ्रा यूजुअली मिलते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक टेम्पररी डाइवर्जन होता है जिसको वेसाइकोस्टोमी बोलते हैं, कि एक बार इमीडिएटली तो ब्लैडर को एक्सटीरियराइज कर दो, देन लेटर ऑन वी कैन इवैल्यूएट कि यूरिथ्रा की लेंथ कितनी है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि टोटल यूरिथ्रा एब्सेंट हो। टोटल तो एक बार इमीडिएट आप इमीडिएट वेसाइकोस्टोमी बना दीजिए, बाद में लेटर ऑन वी कैन इवैल्यूएट। ज्यादातर डुप्लीकेशन ऑफ यूरिथ्रा इज एन एंटाइटी, बट कंप्लीट एजलेसिस ऑफ यूरिथ्रा इज वेरी रेयर। ये जो बहुत कॉमन जैसे बात चल रही थी कि रिफ्लेक्स की बात चल रही थी, अगर कोई भी बच्चा जिसको एक बार रिफ्लेक्स हो गया और अगर वो काफी समय तक सर्जरी नहीं कराता, बार बार रिफ्लेक्स होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या कभी उसकी किडनी भी खराब हो सकती है? यस सर, रिफ्लेक्स 5 कैटेगरी होती है सर, ग्रेड 1 2 3 4 5, वो डिपेंडिंग ऑन डिग्रीज पे। तो ग्रेड 1 और 2 में यूजुअली किडनी पर इंपैक्ट कम होता है, तो यूजुअली ये एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाते हैं, और ग्रेड 1 और 2 लॉन्ग टर्म में किडनी पे डैमेज भी कम रखते हैं। लेकिन ग्रेड 3 4 5 ये डेफिनेटली किडनी के ऊपर सर इनका दुष्प्रभाव होता है, और ओवर द टाइम यूजुअली ये किडनी खराब ही हो जाती है अगर इनको आप ट्रीट नहीं कराते हो। तो उसको मतलब समय पे कराना जरूरी है। अगर ग्रेड 3 4 जैसे ग्रेड 3 4 5 ग्रेडिंग कैसे करते हैं आप? क्या मतलब स्कैनिंग से करते हैं या वैसे ग्रेडिंग? एक इन्वेस्टिगेशन होती है सर जिसको मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम बोलते हैं, MCU, जिसमें पेशाब के रास्ते में डाई भर के और एक आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को पेशाब करवाया जाता है एक्सरे रूम में। तो वो जो पेशाब कितना ऊपर जा रहा है किडनी तक, उस हिसाब से ग्रेडिंग होती है कि अगर सिर्फ यूरेटर में है तो ग्रेड 1 बोलते हैं, अगर
अगर पीयूजे तक है तो ग्रेड 2 है। फिर अगर किडनी में कुछ चेंजेस के साथ अगर है तो ग्रेड 3 है। अगर चेंजेस ज्यादा है तो ग्रेड 4, और बाइलेटरल होता है तो यूजुअली सर ग्रेड 5 है। तो जैसे जैसे सीवियरिटी ऑफ ग्रेडिंग बढ़ती जाती है एसएफयू ग्रेड के अंदर, वैसे वैसे किडनी का डैमेज बढ़ता चला जाता है। सर्कमसिजन भी एक बड़ी कॉमन प्रोसीजर आप लोग करते हैं। क्या इंडिकेशन होते हैं? अक्सर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को मान नहीं लेता, पर कॉमन सर्कमसिजन की क्या? सर्कमसिजन का मतलब सर्कमसिजन हम करते हैं फाइमोसिस में। फाइमोसिस का मतलब होता है कि पेनिस के ऊपर की जो स्किन है जो कि रिट्रैक्टाइल होना चाहिए, जो पूरी कॉर्नर तक इजीली पुल बैक होना चाहिए, अगर ये पुल बैक नहीं होती तो हम लोग फिर उसको सर्कमसिजन एडवाइस करते हैं। नाउ इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट्स अ डिसीजन ऑफ द यूरोलॉजिस्ट। अगर प्रीक्यूशियल एडिशंस बहुत बने हुए हैं, रिकरेंट बच्चे को इन्फेक्शंस वगैरह, अगर पेनिस प्रीक्यूस का इन्फेक्शन है उसको प्रोस्टेटिस कहते हैं, ग्लास को इन्वॉल्व कर रहा है तो पेरिनोप्रोस्टेटिस कहते हैं। अगर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं बच्चे को, या स्किन पूरी तरह से पीछे पुल बैक नहीं हो रही, या वो एक्सेसिव लॉन्ग स्किन है जो यूरिन करने में आगे बैलूनिंग हो रही है, तो ये सब रिकरेंट इन्फेक्शंस को बढ़ाती हैं। तो अगर बच्चे को सिम्टम्स हैं और वो, हम पहले मदर को ट्रेन करते हैं डिपेंडिंग अगर ज्यादा फाइमोसिस नहीं है और डेली रात में बच्चे की स्किन को पुल करे, हम कुछ ऑइंटमेंट देते हैं। अगर उससे स्किन रिलीज नहीं होती तो फिर हम सर्कमसिजन एडवाइस करते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से मान लो रिफ्लेक्स की बात करें, धीरे धीरे किडनी को, ये भी एक तरीके का है तो ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो बार बार वो यूरिन रिटेन करता रहेगा। तो जैसे एडल्ट्स के अंदर प्रोस्टेट भी एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्ट ही करती है, क्या उसमें भी ऐसे इन्फेक्शन पीछे की तरफ जा सकता है? Obstruction of any kind in the passage, may it be phimosis, may it be meatal stenosis, may it be urethral stricture, may it be posterior wall, may it be enlarged prostate, may it be pulmonary obstruction, or in urinary bladder. These are the things. Obstruction of anywhere in the passage will lead to recurrent UTI. वो फिर फाइनली किडनी को Recurrent UTI, recurrent infections will ultimately lead to a systemic manifestation. It can damage the kidney. Blood pressure तो आएगा ना kidney. ब्लड प्रेशर तो आएगा तो किडनी। बच्चों के अंदर किडनी की प्रॉब्लम किस तरीके से प्रेजेंट कर रही होती है जब किडनी मेडिकली या सर्जिकली किसी भी वजह से खराब हो गई? किडनी के फंक्शंस जिसको अपन रीनल फेलियर की बात करते हैं कि बेसिकली शायद सर्जिकल कॉज हो, मेडिकल कॉज हो, किस तरीके से बच्चे देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम ये कि जैसे आपने कहा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबके सिम्टम तो अलग अलग होंगे। इनिशियली अगर आपने यूरेथ्रा के ऑब्स्ट्रक्शन से लेके पोस्टीरियर वॉल, वेजाइकुलर रिफ्लेक्स, पीयूजे ब्लॉक, डुप्लीकेशन, यहाँ तक कि एक्टोपिक किडनी जो थी, कई बार आपने कहा था किडनी नहीं दिख रही, तो वो कई बार किडनी नीचे, दोनों किडनी एक साइड में एक्टोपिया हो जाती है, एक्टोपिक किडनी, और दूसरी एक साइड में हो जाती है दोनों किडनी। ये भी होता है, देखा गया, दिखती है नहीं। तो वो आईवीपी करते हैं या सोनोग्राफी में कई बार नहीं पता लगता, तो आईवीपी या सीटी स्कैन कराते हैं, तब पता लगता है किडनी एक साइड में पड़ी है और ओरिजिनल जगह पे दोनों जगह दिखती नहीं है। लेकिन जो आपने कहा सिम्टम विल डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन। कई बार ओरिजिनल कंडीशन जैसे बताया कि वही बार बार पेशाब जाना, इन्फेक्शन होना, बुखार होना, ये कॉमन चीजें हैं हर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर एक बच्चे को देख के आप बच्चे में देख के पेट, उसका अगर किडनी बढ़ रही है तो पेट फुलाएगा, उसे पेशाब बार बार आएगा। जब क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाता है तो वो सारे सिम्टम आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के सिम्टम आएंगे। तो ऐसे में जिन बच्चों की किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है, चाहे वो मेडिकल कॉज की वजह से हो, इन्फेक्टिव हो, कैसे भी हो, बच्चों की भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अगर किडनी फेलियर हो गया है, अल्टीमेटली एंड स्टेज किडनी फेलियर, जो सब डिजीज अपन अभी बात कर रहे हैं, अगर उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है तो सब में एंड स्टेज ये होगा, इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, पायलोनेफ्राइटिस होगी और किडनी धीरे धीरे खराब हो जाएगा, उनमें फाइब्रोसिस होगा और वो फेलियर में चले जाएगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा और बच्चे को वही सब क्रोनिक फेलियर, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होता है जैसे जैसे यूरिया बढ़ेगा, हर 10 ग्राम यूरिया बढ़ने पर, 10 मिलीग्राम यूरिया बढ़ने पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है पुराना। तो जैसे जैसे यूरीमिया में अगर बच्चे जाएंगे तो उसको अनीमिया हो जाएगा, अगर बहुत सीवियर एनीमिया के, इरिथ्रोपोइटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है किडनी फेलियर में, तो वो बच्चे एनीमिक हो जाएंगे। अगर बच्चा एनीमिक है, पेट फूला हुआ है, बहुत रोता रहता है, पेशाब बार बार जा रहा है या रुक रहा है, या इनकॉन्टिनेंसी यूरिन की, जब एंड स्टेज में तो ऑलमोस्ट इनकॉन्टिनेंस होने लग जाती है। जैसे अपन बात कर रहे थे, अगर रुकावटों में ध्यान नहीं दिया और उसका इलाज नहीं कराया टाइम से यूरोलॉजिस्ट से, तो वो एंड स्टेज में तो सब वो भी हो जाएगा, आपका यूरिन भी आना बंद होगा, आएगा तो वो चलता ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर शर्मा ने कही कि
कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो कि सर्जिकली टाइमली ठीक नहीं होगी तो घूम फिर के वो किडनी को ही खराब करेगी और एक दिन आपकी किडनी फेलियर में, ये नहीं सोचें कि किडनी फेलियर बड़ों को ही होता है, बच्चों के भी हो जाता है और वापस आपको उसी ट्रीटमेंट पे, चाहे वो डायलिसिस हो या चाहे आगे फर्दर ट्रीटमेंट हो, उसकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर रवि, ये तो बात हो गई कि अपन ने ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर ली कि सर्जिकल, पर बात आती है एडवांसमेंट में, क्योंकि हर एक आदमी को लगता है कि भाई किसी भी सर्जरी के अंदर वो जमाना तो रहा नहीं कि खोल खोल के पूरी सर्जरियां किया करते हैं। डेवलपमेंट अगर पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी के अंदर बात करें, क्या है? डेवलपमेंट जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम इन यूट्रो में प्रॉब्लम है तो वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल इन्फेंटाइल या उसको फीटल सिस्टोस्कोप कहते हैं, दैट कम्स अबाउट 1 mm का सिस्टोस्कोप, वेरी फाइन सिस्टोस्कोप, सब इन यूट्रो जाकर पोस्टीरियर वॉल को एड्रेस कर सकते हैं, ब्लैडर को डिकम्प्रेस कर सकते हैं वैसे हॉस्पिटल करके। फर्दर हम बात करते हैं तो लेप्रोस्कोपी डेफिनेटली इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, इट्स नॉट न्यू, लेप्रोस्कोपी इज देयर फॉर लास्ट 20 years, बट नाउ विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस हम लोग पिछले 15 साल से 10 साल से लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स ऑफर कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो वी आर रूटीनली डूइंग द पाइलोप्लास्टी, यूरेटिक रीइम्प्लांट फॉर द वेसिकुलर रिफ्लक्स और यूरेटिक स्ट्रक्चर, वी कैन इजीली डू द यूरेटिक रीइम्प्लांटेशन। हम पास वी हैव द पीडियाट्रिक सिस्टोस्कोप्स, वी हैव द पीडियाट्रिक यूरोट्रोस्कोप्स। तो किडनी स्टोन्स के लिए भी हम लोग वी हैव अ मिनी पीसीआर, ऑल्दो पीडियाट्रिक फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप यूरोट्रोस्कोप तो भी डेवलप नहीं हुआ, बट यस फॉर द यूरेटिक स्टोन्स, फॉर द ब्लैडर स्टोन्स, हम लोग सब दूरबीन से जो हमारे पास मिनी मिनीस्कोप्स हैं उससे हम लोग लेजर से स्टोन्स को भी डील कर सकते हैं। डॉक्टर मोनिया, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी का टाइम है, अब यूरोलॉजी बन गई एक स्पेशलिटी हो गई, पर अब बात आ गई पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की। फ्यूचर कहाँ मानते हैं इसका? क्योंकि ये जिस तरीके से डॉक्टर शर्मा ने बताया, फिगर तो बहुत बड़ा है, लोगों का प्रेजेंटेशन टाइम पे नहीं पहुंचना और प्रॉब्लम्स को रखे रखना, पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी का फ्यूचर क्या मानते हैं? सर अभी अगर इंडिया की बात करें तो मेनली ये जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के केसेस होते हैं ये काफी नेग्लेक्टेड है ना, इट्स एन बिटर ट्रुथ, क्योंकि अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा है कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजी यूजुअली वो पीडियाट्रिक सर्जन डील करते हैं दोज हु हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन यूरोलॉजी, और यूरोलॉजिस्ट में वो लोग डील करते हैं दोज हु हैव स्पेशल इंटरेस्ट ऑन पीडियाट्रिक केसेस। कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो ना ही तो यूरोलॉजिस्ट डील करते ना ही पीडियाट्रिक सर्जन, एक ग्रे जोन बना हुआ है अभी भी, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जन को एंडोस्कोपी का, सिस्टोस्कोपी का, लेप्रोस्कोपी का उनको एक्सपोजर नहीं होता ड्यूरिंग देयर एब्सेंस, और जो एडल्ट जो होते हैं उन लोगों के यूजुअली जो पीडियाट्रिक केसेस का वॉल्यूम बहुत कम है। आपने जो डिपार्टमेंट जो अपने यहाँ पे इंटरनल के अंदर डेवलप करा है, जिसके अंदर पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी एक सेपरेट स्पेशलिटी के रूप के अंदर आप पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एस डी शर्मा साहब, रवि और आप मिलके जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इससे एक नया आयाम शुरू हो जाएगा इंटरनल हॉस्पिटल? यस डेफिनेटली सर, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने एक चीज नोटिस करी, जैसे अभी एक केस हमने डिस्कस भी किया था कि 11 महीने का बच्चा था जो गंगानगर से आया, तो ऑलमोस्ट ऑल द लीडिंग पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में उसने विजिट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं बैठता, तो वो पेशेंट बड़ा ही विलिंग था कि हमारी लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होनी चाहिए, तो पेशेंट अल्टीमेटली पता ही नहीं होता कि कौन से सेंटर है जहाँ होना चाहिए। लोगों को तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में डिफरेंस नहीं पता तो चलता। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो स्पेस भी नहीं होगा आपके लिए, तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, और वॉल्यूम के साथ साथ बाकी स्पेशलिटी भी डेवलप होनी चाहिए कि अगर पीडियाट्रिक केसेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज नीडी एडल्ट्स, कि 60 साल के और 30 साल में डोज आप हाफ कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, पर 1 साल के और 5 साल के बच्चे को आप 1/5 नहीं कर सकते। टीम अप्रोच की जरूरत है। इसमें एनेस्थीसिया भी अलग होता है, पीडियाट्रिशियन भी अलग होता है, उसकी पेरी ऑपरेटिव केयर भी अलग होती है, इवन सर्जरी में भी अलग इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं। तो ये आपने अपने पूरी एक टीम बना ली डॉक्टर रवि की, जब भी पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके कोई भी बच्चा आएगा तो एक टीम उस पे वर्क करके और जो भी सर्जिकल उसको करेक्ट करें। We can offer the advanced technique with I would say one of the best results. बस मैं कहना सेंटर में ज़्यादा तीनों स्पेशलिटी, आई मीन पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी है, एडल्ट यूरोलॉजी जो कि ऑलरेडी और वेल इक्विप्ड सेंटर है, प्लस हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी है, So we are सब इसमें शायद ही किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो लोग
we are equipped with the latest techniques. Latest We are equipped with all the latest gadgets with us, And they have done which it. is available across the world. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। पर सारी बात जो है वो ये है कि पेरेंट्स को सजग होना जरूरी है कि जब भी कोई भी बच्चा होता है या उसके जैसे सिम्टम्स डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उसके पेट में दर्द होता है, बार बार यूरिन आता है, दर्द बताता है, ब्लड आ गया, या उसकी धार सही नहीं बनती है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती तो भी ये पेरेंट्स का ये फर्ज है कि उसके जेनिटल ऑर्गन्स को जरूर देखें, खासतौर पे टेस्टिस को जरूर ऑब्जर्व करें कि वो डिसेंट हुई है या नहीं है, क्योंकि अनडिसेंटेड टेस्टिस भी जो है एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। और समय पे अगर आप इसकी सर्जरी करा लेते हैं, अगर वो सर्जिकल डिफेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म जो किडनी पे इफेक्ट आने वाले हैं या किडनी खराब होने वाली है उसको अपन बचा सकते हैं। और हमारा जो सेंटर इटर्नल हॉस्पिटल में जो कि एक टीम पूरी बन गई है पेडियाट्रिशियन एंड यूरोलॉजिस्ट की, जो कि पेडियाट्रिक पूरा वर्क कर रहे हैं। मैं सब आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने जयपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर पहला ये सेंटर बनाया। चलिए, वैसे मैं और हाँ, बताना चाहूँ कि जो आपने सारा बता दिया कि मैं पेरेंट्स के लिए छोटी बात बता रहा हूँ, 3 चीजें नहीं भूलें। एक तो बच्चा जब माँ के पेट में है तो वो जरूर अपनी सोनोग्राफी, अगर गायनेकोलॉजिस्ट का काम है वैसे Congenital तो वो defects। भूल भी जाती है, नहीं कराती किसी कारण से, तो वो जरूर चेक करानी है। बर्थ के बाद उसको एक पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखा लें। तीसरी एक सोनोग्राफी, डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो सोनोग्राफी पेट की प्लस यूरिन एग्जामिनेशन, ये सिंपल टेस्ट हैं दोनों, जो कि नॉन इन्वेजिव है, कोई बहुत बड़ी बात है और हर जगह अवेलेबल है। आपने देखा होगा सोनोग्राफी छोटी छोटी जगह पे भी है। तो ये बहुत जो हमने डिस्कस किए 20-30% प्रॉब्लम्स, वो सब जज की जा सकती है एक्सेप्ट फ्यू जिनको पता नहीं रहता। तो मेजोरिटी उनमें से पता नहीं जाएगी, तो मैं समझता हूँ जिनके एंड स्टेज नौबत ही नहीं आएगी। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर रवि, डॉक्टर लोनिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।